कि कोई प्रॉपर्टी इनके अपने नाम पर है और इसकी वो पावर ऑफ अटॉर्नी इन्होंने अपनी सिस्टर को दी जो कि बाहर से आ रही थी और अब वो वापस बाहर चली गई हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है। पावर जो है उनकी एब्सेंस में, पावर में दोनों का होना वैसे भी ज़रूरी नहीं होता। पावर का तरीक़ेकार ये है कि पावर जब आप किसी को दे रहे हैं तो आपका होना ज़रूरी है, पावर जिसके नाम पे हो रही है उसका वहाँ पे होना ज़रूरी नहीं है। सर रजिस्टर्ड की मैं बात कर रहा हूँ कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पावर देने वाले का होना ज़रूरी है कि वो अपने राइट्स उसको दे रहा है, मगर लेने वाले का होना कोई वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है और उसके बगैर वो पावर होती ही उसके बगैर है, मगर सिर्फ एक उसकी साइन चाहिए होती है लास्ट पेज पे। और हर पेज पे जो साइन होती है वो होती भी सिर्फ सेलर की, वो अपना पावर देने वाले की, लेने वाले की कहीं भी साइन लास्ट पेज के अलावा नहीं होती। एक तो तरीक़ेकार तो सबसे पहले ये है, और अगर वो मौजूद भी हो तो सब रजिस्ट्रार उसका स्टेटमेंट नहीं लेगा। ठीक है, एक तो ये हो गई। अच्छा, इसके बाद अब आपने पावर को रिवोक करना है तो रिवोक करने का इख्तियार भी आपके पास जो टाइटल होल्डर है उसके पास पूरा इख्तियार है कि वो उसकी एब्सेंस में भी वो पावर ऑफ अटॉर्नी ओरिजिनल वहाँ ले जाएगा। ले जाने के बाद अपने पूरा टाइटल दिखाएगा, एक रिवोकेशन बनेगी 500 रुपीज़ पे, वो रिवोकेशन बना के और वहाँ जाके वो उसको एग्जीक्यूट करा देगा कि ये मैंने पावर दी थी और अब ये पावर जो है मैं रिवोक कर रहा हूँ। और मुस्तकबिल में उस प्रॉपर्टी पे कोई भी हडन, कोई भी मसला, कोई भी मामला, लियन मार्क, कोई चीज़ उस पर नहीं होगी। बिल्कुल पावर रिवोकेशन का तरीक़ेकार ये है दोनों होते वक्त कि वो पावर लेने वाले की जिसके नाम हो रही है उसकी ज़रूरत नहीं है। पोर्शन की सबलीज़ होती है या पोर्शन के डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग किया जाता है और पोर्शन बनाने का और उसको सेल का जो तरीक़ेकार है, इस पे पहला सवाल तो इनका ये है। तो हम स्टार्ट से लेते हैं। इनका जो सवाल है वो बिल्कुल सही है कि एक देखें, पोर्शन में जो नक्शा पास होता है SBCA से, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से, वो रिहायशी मकान का होता है, वो मल्टी यूनिट्स का या यूनिट्स का नक्शा पास नहीं होता। पहले तो हम तमाम को इस बात की आगाही होनी चाहिए। ग्राउंड +2 का मतलब ये है कि ग्राउंड फ्लोर पे एक फ्लोर बनता है, फर्स्ट फ्लोर पे एक फ्लोर बनता है, सेकंड पे एक बनता है। जैसे भाई ने कहा कि 60-60 गज पे 2 बना देते हैं, मल्टी यूनिट कर देते हैं, इसका नक्शा पास नहीं होता। हर फ्लोर पे सिर्फ एक यूनिट का नक्शा पास होता है और वो भी इस सेंस में होता है कि ये पूरा मकान एक ही मालिक के पास रहेगा। उसका कहीं भी ये मतलब नहीं होता कि इसको फर्दर कटिंग करके सबलीज कर दिया जाए या उसको अलग-अलग यूनिट्स की शक्ल दे दी जाए। इसकी कानून में या SBCA के कवानीन में कहीं गुंजाइश या इजाज़त नहीं है। सबलीज जो की जाती है वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में की जाती है। रेजिडेंशियल प्लॉट की सबलीज करना ही गलत है, मगर यहाँ पर एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत चीज़ चल रही है। उसूली तौर पे जो सबलीज होती है वो कमर्शियल प्रोजेक्ट की होती है। कमर्शियल प्रोजेक्ट में आप कोई यूनिट लेते हैं, उस पर बिल्डर NOC फॉर सेल लेता है फ्रॉम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कि जनाब मैं इसको मल्टी यूनिट्स करके और इसमें 50 फ्लैट बना रहा हूँ और इस फ्लैट को मैं सबलीज दूंगा मुस्तकबिल में, और वो NOC फॉर सेल लेता है, तमाम अपने कवानीन को पूरा करता है, फिर वो इस चीज़ पे आ सकता है कि वो बेच सकता है। ये जो स्मॉल बिल्डर्स जिसको हम कहते हैं और यूनिट्स बनाने वाले, ये इसका कोई भी कानून में कहीं भी हैसियत नहीं है कि अलग अलग इसको सबलीज़ें कर दी जाएं पोर्शन की, मगर इस वजह से हो जाती हैं। उसकी वजह ये है कि जो मालिक है उसको इख्तियार है कि वो अगर 120 गज का मालिक है तो वो 40 गज किसी को बेच सकता है, 40 गज किसी को बेच सकता है और 40 गज किसी और को बेच सकता है। वो इस तरह तो 3 हिस्सों में बेच सकता है अनडिवाइडेड शेयर करके, मगर सबलीज जो है वो उसको रेजिडेंशियल प्लॉट को जो वो कर रहा है उसकी कानून में कहीं भी गुंजाइश नहीं है। सबलीज का इसमें कोई भी, अल्लाह ना करे कभी कोई चैलेंज हो जाए तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। ये दूसरा, आपने ये कहा कि 3 भाई रह रहे हैं ये और वालिद की प्रॉपर्टी है, वो चाहते हैं कि हम इसको आपस में तकसीम कर लें।
तो उसका भी तरीक़ेकार यही है कि वो 3 भाई जो है वो पूरी प्रॉपर्टी को जॉइंटली 33% शेयर ईच, इस तरह से वो उसको सेल डीड करा लें या उसको वो मोटेशन प्रॉपरली इसी तरह से करा लें कि मेरा भी 33% हिस्सा, हम 3 भाई हैं, 33.33 तीनों भाइयों का हिस्सा सेम लिखा जाएगा, वो तीनों की मिल्कियत कहलाएगी। उसमें ये नहीं लिखा जा सकता कि फर्स्ट फ्लोर इनका, सेकंड फ्लोर इनका, ग्राउंड फ्लोर इनका, ये नहीं लिखा जाएगा। उसमें तीनों की हैसियत बराबर की होगी और तीनों बराबर के मालिक होंगे, तीनों के पास बराबर के शेयर्स होंगे। इस तरह से तो आप उसको एक सेल डीड को कर सकते हैं। या कोई भाई मिसाल है उसका हिस्सा 25% है और किसी का हिस्सा 40% है, तो आप हिस्से मेंशन कर सकते हैं कि ये जॉइंटली प्रॉपर्टी है और किसी का हिस्सा कम है, किसी का हिस्सा ज़्यादा है। आप शेयर मेंशन ज़रूर कर सकते हैं, मगर उसको आप निशानदेही नहीं कर सकते कि फ़र्स्ट फ्लोर किनका, सेकंड फ्लोर किनका। ये इसका एक रीज़नेबल तरीक़ेकार है जिस पे मोटेशन भी हो जाएगी और जिसके ऊपर मुस्तकबिल में वो किसी को भी बेच सकते हैं। जैसे कि अगर वो अपना 33% शेयर किसी को बेचना चाहे तो वो 33% शेयर अपना फ़रोख्त कर सकता है, दोनों की कंसेंट से। जो दूसरे 2 भाई हैं उनकी कंसेंट से वो अपना शेयर फ़रोख्त भी कर सकता है। रज़ामंदी लाजमी नहीं है, मैं अपना शेयर बेच सकता हूँ किसी भी XYZ को, ठीक है, मगर बेहतर ये है कि परचेज़र के मफाद में है ये कि परचेज़र जो है वो उन दोनों भाइयों से एटलीस्ट विटनेस ज़रूर ले ले उस पर कि उनकी नॉलेज में है कि ये काम हो रहा है। देखें, आपका कल वो भाई तो चला जाएगा जो पैसे दे के लेके जा रहा है, जो 2 के साथ आपने रहना है या जो 2 के साथ आपने कल को मामलात करने हैं, उनको एटलीस्ट पता तो हो कि भाई ये हमारा नया पार्टनर आ रहा है। इसमें यूनिट्स बिल्कुल हो सकते हैं, मगर कमर्शियल में भी NOC फॉर सेल होना ज़रूरी है। आपने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से NOC फॉर सेल ली है कि भाई मैं इस प्लाट पे 40 फ्लैट बनाऊंगा और बेचूंगा। अगर आपने ये इजाज़त ली है तो खाली कमर्शियल होने का मतलब नहीं है कि आप उस पर 50 यूनिट बना दें। एक प्रॉपर्टी में 3 पार्टनर्स हैं, 2 बाहर हैं, 1 यहाँ मौजूद है। अब वो जो 2 बाहर हैं वो अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी किसको दे सकते हैं और उसको कैसे फ़रोख्त कर सकते हैं और उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। देखिए भाई, बात ये कि जो लोग 2 बाहर हैं वो पावर ऑफ अटॉर्नी मुतल्लिका कंसुलेट में जाएंगे, वहाँ जाके एम्बेसडर के सामने पेश होंगे, कौंसलेट जनरल के सामने। जो पाकिस्तान का वहाँ कौंसलेट जनरल होगा वो तस्दीक करेगा कि ये साहब यहाँ मौजूद हैं और ये पावर ऑफ अटॉर्नी फ़लाने शख्स को दे रहे हैं। अच्छा, उसमें 2 चीज़ें डिपेंड करती हैं। कुछ कौंसलेट जो है वो टाइम ड्यूरेशन लिखते हैं 60 डेज़, 90 डेज़, 120 डेज़, और कुछ ऐसे हैं जो उस पर टाइम ड्यूरेशन नहीं लिखते। जहाँ टाइम ड्यूरेशन लिखा होगा उसके बाद वो चीज़ ऑटोमेटिकली अनवैलिड हो जाएगी, और जहाँ टाइम ड्यूरेशन नहीं लिखा होगा वो फिर चलती रहेगी क्योंकि उस पर कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पर अच्छा, भाई का ये सवाल है कि क्या फिर हमें उस पावर अपनी जो बाहर से आती है उसको फिर हमें क्या यहाँ रजिस्टर्ड कराना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, आपको रजिस्टर्ड नहीं कराना होगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ फ़ॉरेन अफेयर्स जिसके नाम पे आई है वो साहब फ़ॉरेन अफेयर्स जाएंगे। फ़ॉरेन अफेयर्स जाके वहाँ पर जो है वो वेरिफिकेशन करके देंगे। फ़ॉरेन अफेयर्स वाले जो कराची में FTC बिल्डिंग के साथ उनका ऑफिस है, वहाँ वो साहब जाएंगे और वो उस पर एक बारकोड लगा के उसको वेरीफाई कर देंगे कि हाँ ये पावर ऑफ अटॉर्नी बाहर से ही आई है। और इसके बाद आप जिसको भी परचेज़ जो कर रहा है उसको आप डायरेक्ट सेल डीड एग्जीक्यूट कर देंगे। आपको उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर्ड कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली परचेज़र के नाम आप कर सकते हैं। जी, ये अब भी आप अगर कोई प्रॉपर्टी आपने भले 3-4 साल पहले वो पावर आई है, अब वो कंफर्मेशन ये करनी होगी कि ये पावर अभी तक वैलिड है या नहीं। उसके लिए आपको फ़ॉरेन अफेयर्स के दफ्तर जाना पड़ेगा। फ़ॉरेन अफेयर्स इसको मुतल्लिका एम्बेसी में भेजेगा, वहाँ पर वो कंफर्म करेंगे कि हाँ ये प्रॉपर्टी अभी तक, ये पावर अभी तक वैलिड है और वो साहब जिन्होंने ये पावर ऑफ अटॉर्नी दी है वो अलाइव हैं, ज़िंदा हैं और उन्होंने आज तक इस पावर को कैंसिल नहीं किया, तो वो दोबारा उस पर आपको वेरिफिकेशन कर देंगे। अच्छा, पानी का तरीक़ेकार भाई ने कहा
तो वो यही है कि आप 5,000 का स्टैम्प ड्यूटी लेंगे, उसके ऊपर आप उसको प्रॉपर्टी का एड्रेस डाल के और उन साहब का जो बाहर का एड्रेस है वो डाल के आप उस पे पावर पे वो तमाम चीज़ें मेंशन करने के बाद आप यहाँ से उसको डाक के ज़रिए या मेल के ज़रिए या बाय हैंड भी कोई ले जा सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। कोई साहब बाहर जा रहे हैं, आपने वहाँ उसके साथ भेज दिया तो पावर बना के यहीं से भेजी जाएगी और उसी पे वो काम होगा।